आदाब, नमस्कार। मैं शाहिद उमर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला पदभार, 26 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म, दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कुछ देर में होगा। संगम में प्रदूषण पर केंद्र और राज्य में टकराव, यूपी पीसीबी का दावा पानी नहाने के लिए सही नहीं। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान को अखिलेश का समर्थन, यूपी सरकार से पूछे सवाल। लालू यादव और ममता बनर्जी के बयानों पर सीएम योगी का जवाब, मोहम्मद शमी का किया जिक्र। अमेरिका से निकाले गए कई देशों के अवैध प्रवासी पनामा में फंसे, कई भारतीय भी मांग रहे हैं मदद। अब खबर विस्तार से। ज्ञानेश कुमार ने आज 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और सोमवार को उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में प्रमोशन किया गया। राजीव कुमार के मंगलवार को सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुखबीर सिंह संधू निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि विवेक जोशी को सोमवार को निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। फर्स्ट स्टेप फॉर नेशनल बिल्डिंग is voting. Therefore, every citizen of India who has completed 18 years of age should become an elector and should always vote. In accordance with the Constitution of India, electoral laws, rules and instructions issued therein, the Election Commission of India was, is and will always be with the voters. जय हिंद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाली टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कुंभ और अर्ध कुंभ हजारों वर्षों से होता आ रहा है। लोग इसे जीते आ रहे हैं, पैसा कमाते हैं, कल्पवास करते हैं, लेकिन पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर जिस तरह का राजनीतिकरण किया, उसकी इजाजत न तो संविधान देता है और न ही परंपरा। देखिए, कुंभ और अर्ध कुंभ हजारों साल पहले से हो रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ कहा जाता है महाराजा हर्षवर्धन के बहुत पहले से हो रहा है। लोग उसका निर्वाह करते रहे, पुण्य कमाते रहे हैं, कल्पवास करते रहे, परंतु जैसा राजनीतिकीकरण मोदी और योगी की जोड़ी ने किया धर्म के नाम पर, उसकी इजाजत न संविधान देता है न परंपरा देता है। जहां तक सवाल है, मैं कुंभ और अर्धकुंभ की पवित्रता सनातन के अनुसार माना जाए, इसकी मैं प्रबल समर्थक हूं और पूरे शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ इस विचार का हूं कि इसे मनाया जाना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी या ममता जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुप्रबंधन हुआ, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, कितनी लोगों को परेशानियां हुई। 50 साल बाद इतने लोगों ने कुंभ में गंगा जमुना के तट पर जान से हाथ धोया, कितने लोग घायल हुए, कितनी अन्य दुर्घटनाएं हुई। यहां दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर, बहुत से प्रांतों में, आसपास के प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में जो ट्रेन के शीशे टूटे, ट्रेन में कुप्रबंधन हुआ, दुर्घटनाएं हुई, रोड पे जाम लगे 200-200, 300-300 किलोमीटर। मैं समझता हूं ये लोग उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि टंगरा पीएस क्षेत्र के अंतर्गत 21C में एक नाबालिग सहित 3 महिलाओं के शव पाए गए।
गरफा पीएस क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना के बाद 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने एक बयान दिया जिसके आधार पर पुलिस इस क्षेत्र में आई और शवों को खोजबीन कर रही है। बयान सत्यापन के अधीन है। सभी 6 लोग एक ही परिवार के हैं। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि यह हत्या है या आत्महत्या। आज 21C टेंगरा पीएस के अंडर में इस घर में 3 डेड बॉडी मिला था। तीनों डेड बॉडी महिलाओं का है, 2 थोड़ी एजेड है, एक जो है कम एज की बच्ची लग रही है। 2 में कुछ इंजरीज अपैरेंटली दिखाई दे रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली तीनों में किस तरह का इंजरीज है, क्या है, ये पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चल जाएगा। उसके बाद में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है गरफा थाना के अंडर में, वहां पर 3 मेल लोग थे उस गाड़ी में, वो तीनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनसे बात किया और उनके स्टेटमेंट के बेसिस पर यहाँ पर पुलिस जब आई तब ये डेड बॉडीज का पता चला। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन की जरूरत है कि वो कितना सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपैरेंटली क्या कारण है जिससे ये घटना हुई है और किसने की है, वो कुछ हमको प्रिलिमिनरी मिला है, लेकिन उसी के ऊपर भरोसा करके कह पाना कि यही हुआ ये कहना मुश्किल है। जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनको फर्दर वेरिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस कुछ अवेलेबल है, मोबाइल फोन अवेलेबल है, प्लस कुछ लोगों को यहाँ पे पूछताछ के लिए भी आए हैं, तो उनसे पूछ के उसके बाद में हम लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे कि क्या कारण था और किसने किया और कैसे किया। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये क्या कंफर्म हो पाया मर्डर है कि एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ, यस, ये पक्का है कि 2 हस्बैंड, 2 उनकी वाइफ और एक के शायद दोनों बच्चे हैं, एक किसी आदमी के दोनों बच्चे हैं। ये अभी तक जो प्रिलिमिनरी जो हमको मिला है, बट फर्दर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, बट दिस ये अभी तक हम लोगों को पता चला है। मर्डर लग रहा है कि सुसाइड, क्या है ये अभी कहना मुश्किल है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल जाती कि मर्डर है कि सुसाइड है या दोनों का कुछ मिक्सअप है, क्या है एग्जैक्टली पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड फर्दर यदि विसरा का जांच कराना पड़ेगा तो विसरा की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली। भाजपा संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कुछ देर में होगा। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इससे पर्दा आज उठ जाएगा। आज शाम 7 बजे भाजपा के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, अरविंद केजरीवाल सिद्धरामैया की तरह ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाते थे। जनता ने उन्हें सबक सिखाया। डबल इंजन की सरकार दिल्ली की हालत सुधारेगी, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई है। यह देश का पावर सेंटर है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। बहुत अच्छा लगा। 27 ईयर्स के बाद दिल्ली में बीजेपी का सरकार आई। दिल्ली में हर बार झगड़ चल रहा था। केजरीवाल एक बोलते थे, केंद्र सरकार को गुस्सा करते थे, वही सिद्धरामैया जैसे केंद्र सरकार कैसे दिखाते थे, एंड कुछ नहीं हो रहा था। अभी लोगों ने समझ सिखाया, लोगों ने बीजेपी को लाया। अभी डबल इंजन सरकार मिलके दिल्ली को अच्छा करेंगे, क्योंकि दिल्ली को केवल भारतीय लोग नहीं, बाहर देश से भी लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, बहुत सारे लीडर्स आते हैं, दिल्ली को देखते हैं। इसीलिए दिल्ली हमारा एक पावर सेंटर है, दिल्ली हमारा केंद्र है। इसको हम अच्छा करना चाहिए। एक कैपिटल को हम पूरा वर्ल्ड में एक विकास का रास्ते में दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए दिल्ली हमको चाहिए। इसीलिए बहुत अच्छा लगा। कोई भी सीएम हो, बीजेपी का सीएम है, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। आप केजरीवाल जी, आप दिल्ली को रूल किया, अभी लोग आपको घर में बिठाया, आप घर में बैठिए एंड टीवी में देखिए हमारा सीएम का शपथ ग्रहण। नहीं तो अच्छा आदमी, तो अच्छा मन है तो आप जरूर आइए, बट कौन ग्रूम है, वो ग्रूम को एमएलए सिलेक्ट करेंगे एंड उसको माला पहनाएंगे। भाजपा विधायक निर्वाचित रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार की स्थापना के बाद आपके नेताओं को जनता की चिंताओं को दूर करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का निर्धारण उचित प्रक्रिया के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। लगभग शाम के समय आज की बैठक रहेगी और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। मैम, हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका?
हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी पार्टी लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि बीजेपी डिले कर रही है, उनको बहुत जल्दी है शायद। देखिए, वो अपना घर देखें और अपने घर को संभाले। बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं। हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। मैम, आम आदमी कार जाने के बाद अब एक बार फिर से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू होगी मनी लॉन्ड्रिंग के। देखिए, ये सरकार जिसमें जो भी इन्होंने पाप कर्म किए हैं, जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जनता उसका जवाब मांग रही है और एक एक इनके नेता को वो जवाब देने पड़ेंगे और समय का इंतजार करें। क्या महाकुंभ में पानी नहाने के लायक है? अब इस मसले पर केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। महाकुंभ के पानी को लेकर केंद्रीय और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट एक दूसरे से विपरीत आई है। मामले पर एनजीटी में आज सुनवाई शुरू हुई, जिसमें यूपी पीसीबी ने सीपीसीबी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए समय मांगा है। एनजीटी में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर अध्ययन के लिए अधिक समय की मांग की है। यूपी सरकार ने एनजीटी को बताया कि वो सीपीसीबी की रिपोर्ट की जांच करेगी। मामले पर अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा था कि नदियों का पानी नहाने योग्य नहीं है। हालांकि यूपी पीसीबी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दोनों नदियां यानी गंगा और यमुना का जल प्रदूषण नियंत्रण मानकों के मुताबिक है। एनजीटी ने यूपी पीसीबी को केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर कर नई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। प्रयागराज स्थित संगम में प्रदूषित पानी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यूपी पीसीबी की रिपोर्ट के उलट अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संगम का पानी नहाने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। उसने आगे कहा है कि नालों के माध्यम से कोई भी प्रदूषित सीवरेज सीधे गंगा नदी या यमुना नदी में नहीं छोड़ा जा रहा है। पानी को नहाने के लिए उपयुक्त करार देते हुए यूपी पीसीबी ने कहा है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर 6 पॉइंट्स पर नदी के पानी नहाने के लिए उपयुक्त हैं, जबकि शास्त्री ब्रिज के पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कॉलिफॉर्म के आंकड़ों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सीएम ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सही कहा। उनके राज्य के लोगों की जान गई है। बंगाल और दूसरे राज्यों से आए लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। महाकुंभ का आयोजन क्यों किया गया है? सदियों से श्रद्धालु आते रहे। कुंभ तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। व्यवस्थाएं बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये ऐसा है, बहुत क्लियर है, मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं भाषा से और तरक्की से। अगर रिकॉर्ड देखोगे तो लाखों लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। आपके इंटरमीडिएट स्कूल कितने खुले हैं? या आज के समय पे जो पढ़ाई है, चाहे वो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग, सरकार कितना ध्यान दे रही है? एजुकेशन की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, समय समय पे रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर सरकार कितना काम कर रही है? सरकार को ये सोचना चाहिए कि 11 लाख प्राइमरी स्कूल जहां बंद हुए, सबसे ज्यादा यूपी में बंद हुए हैं। और सबसे प्रेस्टिजियस दिल्ली का स्कूल एक था संस्कृति, आईएएस एसोसिएशन के लोग चलाते थे। लखनऊ में समाजवादी सरकार में संस्कृति स्कूल बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को संस्कृत से चिढ़ थी या संस्कृति स्कूल से चिढ़ थी? नहीं, ममता बनर्जी जी ने देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है।
जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुंभ वाले बयान पर अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखने वालों का अनादर है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना टीएमसी के अंत का संदेश है। आने वाले चुनाव में उन्हें इसकी सजा मिलेगी। उनको देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। एक करोड़ों हिंदुओं का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का अनादर है। और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, वह मैं कहूँ कि टीएमसी के अंत का एक उन्होंने अपने आप ही संदेश दिया है। और आने वाले चुनाव में इसकी सजा भी उनको मिलेगी। उन्हें तत्काल इस देश के करोड़ों लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे ममता बनर्जी जी हों, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, जो महाकुंभ पर सवाल उठाएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और देश की जनता भी देगी। महाकुंभ पर बीते कुछ दिनों से आरजेडी प्रमुख लालू यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान पर जमकर विवाद हो रहा है। इन विवादों पर जमकर सियासत बयानबाजी हो रही है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इन नेताओं के बयान पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जवाब दिया है। महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का तो कभी समर्थन नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने प्रस्ताव दिया तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष जी ने सहमति दी। दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। नहीं, आपका नहीं भाई, शिवपाल जी तो नहीं जा पाते, शिवपाल जी का तो रास्ता नहीं है, वो चच्चू तो जो है यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं। ओह, हम तो कह रहे हैं सबके हैं, हमने तो इसीलिए कहा सब लोग चलिए, लेकिन आप लोगों ने विरोध कर दिया। मोना जी गई थी और भी माननीय सदस्य गए थे, लेकिन मेरा यह कहना है इसीलिए प्रयागराज के बारे में हम लोग ज्वाइंट सेशन से अपने आप को दूर रखेंगे। नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, जिसकी मर्जी आएगी जाना चाहेगा। वही यूपी विधानसभा में एलओपी और समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उर्दू भी एक भाषा है। विधानसभा में उठाया गया मामला दूसरी संभावना में था, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उर्दू की बात की। हम विधानसभा में अंग्रेजी भाषा के प्रवेश का विरोध कर रहे थे, लेकिन किसी तरह मामला उर्दू भाषा को लेकर बन गया। देखिए, मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। उर्दू भी एक भाषा है और विधानसभा में जो बात हुई थी वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में थी। उन्होंने अपने एजेंडे को चलाने के लिए कठमुल्ला उर्दू की बात कर दी। हकीकत यह है कि यहाँ जो अंग्रेजी लाई जा रही है उसका हम विरोध कर रहे थे, और अगर उर्दू पढ़ना कठमुंडापन है तो यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोले गए उसे बंद कर देना चाहिए। अरबी फारसी जो यूनिवर्सिटी है उसकी ज़रूरत ही क्या है। ये उर्दू पढ़ना या उर्दू में बोलना कठमुंडापन नहीं है। हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री जी का एजेंडा ही हिंदू मुसलमान का है, इसलिए उसको उस तरह से बोलते हैं। वही उत्तर प्रदेश के संभल के कल्की धाम के प्रथम स्थापना दिवस कार्यक्रम में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अधिकारी अलर्ट पर हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास के एरिया को कई सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के लिहाज से ड्यूटी लगाई गई है। राज्यपाल कल संभल के 5 घंटे का समय व्यतीत करेंगे। आपको बता दें कि कल्की धाम के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भजन सम्राट के अलावा कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहेंगी। कल माननीय राज्यपाल महोदया 2 कार्यक्रमों में आ रही है, एक कल्की धाम के कार्यक्रम में और दूसरा पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय इटायला माफी जो असमोली ब्लॉक संभल में पड़ता है। ये हमारा वो विद्यालय है जो सबसे पहले पीएम श्री हुआ था, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सपनों के विद्यालय हैं, उभरते भारत के विद्यालय हैं, पूरे जनपद और प्रदेश के लीडिंग विद्यालय हैं। तो यही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है
जिला स्तरीय समीक्षा भी है और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो शासन की योजनाएं हैं उसके अंतर्गत भी सारी प्रदर्शनी का आयोजन होगा और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो नवाचार हमारे द्वारा किए गए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सर कितने मजिस्ट्रेट लगाए गए? 2 जगह हेलीपैड हैं तो 2 जगह पे मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उसके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल पे मजिस्ट्रेट है और पीएमसी विद्यालय में भी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो जो मजिस्ट्रियल और पुलिस की ड्यूटी है वो ड्यूटी हमने पर्याप्त लगा दी है और सारी व्यवस्थाएं साफ सफाई इत्यादि सुनिश्चित की जा रही है और कल जो कार्यक्रम है कुशलता के साथ संपन्न कराया जाएगा। रमजान के दौरान मुसलमानों के लिए काम के घंटे कम करने के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हम इसके बारे में कोई शुर किए बिना अपने संगठनों में लोगों को प्रार्थना करने का समय दे रहे हैं। उन्होंने अब राजनीतिक रूप से अपना मुंह बंद कर लिया है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कदम उठाया है। आप देखिए ना, आपसे जब कभी बात होती है तो 2 से 3 मुद्दे इस तरह के होते हैं। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति, क्या साहब, अगर किसी को कोई इबादत करनी है, पूजा अर्चना करनी है, थोड़ा रिलीफ चाहिए, हम सब अपने अपनी संस्थानों में ये करते रहे हैं बिना ज्यादा शोरगुल किए हुए। क्या बना के रख दिया इस देश को हमने। जो लोग ना आज इस तरह की चीजों की, अब तो जाहिर है पॉलिटिकली मुंह बंद कर लिया उन्होंने, क्योंकि चंद्रबाबू जी भी कर गए, लेकिन आप इस देश की मिजाज को देखिए ना साहब, महासागर वाला चरित्र, क्यों इसको तालाब, गदला तालाब बना रहे हो? बहुत पछताओगे, सब कुछ छत विच्छत हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, लोगों के रिश्ते वैसे ही रिस रहे हैं, मवाद आ जाएगा। जरा प्रधानमंत्री जी, आपको इंटरवीन करना चाहिए, इससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। इस पॉलिटिक्स के जितना मैक्सिमम था आप हासिल कर चुके हैं, अब इसको बंद करवाइए। ये तो बिल्कुल बिना उस परमिशन के भी, पहले भी वो बहुत दिन जेल में रखे गए थे, तो अब ये चलेगा। ये विच हंट और वेंडेटा पॉलिटिक्स को मैं खत्म होता हुआ नहीं देख रहा हूं। अब तो लग रहा है कि इनका अगला निशाना बिहार पहुंचेगा, क्योंकि चुनाव भी ऐसे लड़ ही नहीं सकते, पॉलिटिकल मैसेजिंग पे चुनाव नहीं लड़ सकते। ईडी, आईटी, सीबीआई और जो बाकी बचा खुचा उसके लिए ईसीआई, बस। अमेरिका अपने यहाँ से एक के बाद एक कर प्रवासियों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है। अमेरिकी की ओर से इन प्रवासियों को सैन्य विमान के जरिए उनके देश भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां अमेरिका सीधे तौर पर प्रवासियों को नहीं भेज सकता। ऐसे प्रवासियों को अमेरिका ने पनामा में भेज दिया है। इन प्रवासियों में से कई भारतीय भी शामिल हैं। पनामा के एक होटल में अमेरिका से निर्वासित 299 लोगों को रखा गया है, जिनको अधिकारी उनके देश वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा उनके देश वापस भेजने की व्यवस्था किए जाने तक उन्हें होटल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि 40% से ज्यादा प्रवासी स्वेच्छा से अपने वतन वापस नहीं लौटना चाहते हैं। होटल के कमरों में मौजूद प्रवासियों ने खिड़कियों पर मदद करें और हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं जैसे कार्ड दिखाए और मदद की गुहार लगाई है। प्रवासी ज्यादातर एशियाई देशों से हैं, जिनमें ईरान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और दूसरे देश शामिल है। अमेरिका को इनमें से कुछ देशों में सीधे निर्वासित करने में दिक्कत होती है, इसलिए पनामा को एक ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पनामा के अलावा कोस्टा रिका को भी अमेरिका ऐसे ही ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पनामा के सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि पनामा और अमेरिका के बीच प्रवास समझौते के तहत प्रवासियों को चिकित्सा देखभाल और भोजन दिया जा रहा है। इसके अलावा पनामा के राष्ट्रपति को ट्रंप के दबाव में काम करने पर उनके देश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।